हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम लैब असिस्टेंट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसका आज टॉपिक फर्स्ट पढ़ेंगे। टॉपिक फर्स्ट है कवक बायोफाइटा टेरिडोफाइट अनावर्त बीजी एवं आवर्त बीजी पादपों के सामान्य लक्षण। ये बायोलॉजी का टॉपिक है, इसलिए वीडियो को आप ज़रा भी स्किप न करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि वाहित मल का अपदान करने के लिए किस शैवाल का उपयोग किया जाता है। तो आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है निम्न में से किस शैवाल से जैव प्रतिरोधक बनाई जाती है। तो आपका उत्तर होगा क्लोरेला से। अगला सवाल है ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था की प्रथम कोशिका है। तो आपका उत्तर होगा युग्मनज। अगला सवाल है ब्रायोफाइटा की पुदानी में पूजनक कोशिका में किस विभाजन से कितने पुमणुओं का निर्माण होता है। तो आपका उत्तर होगा सूत्री विभाजन से 2 पुमणुओं का निर्माण होता है। अगला सवाल है ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में कौन सी अवस्था अगुणित है। तो आपका उत्तर होगा मुख्य पादप शरीर। अगला सवाल है ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद की उत्पत्ति किससे संबंधित है, क्या किससे होती है। तो आपका उत्तर होगा बीजाणु द्वारा। अगला सवाल है कि ब्रायोफाइटा में बिना बीजाणु के बीजाणुभिद से युग्मकोद्भिद के निर्माण को क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा अबीजाणुता। अगला सवाल है युग्मकोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका है। तो आपका उत्तर होगा युग्मक। अगला सवाल है ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में कौन सी अवस्था स्वतंत्र होती है। तो आपका उत्तर होगा युग्मोत्कोद्भिद। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी संरचना ब्रायोफाइटा के बीजाणुद्भिद से संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा बीजाणु निर्माण। अगला सवाल है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से किस बात से भिन्न है। तो आपका उत्तर होगा आश्रित बीजाणुभिद। अगला सवाल है कि ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में कौन सी रचना प्रभावी एवं विकसित होती है। तो आपका उत्तर होगा युग्मकोद्भिद। अगला सवाल है कभी कभी ब्रायोफाइटा पादप की द्विगुणित कोशिका से सीधे ही नए पौधे के निर्माण को क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा अबीजाणुता। अगला सवाल है ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में 2 पीढ़ियों का अगुणित से द्विगुणित में परिवर्तन कहलाता है। तो आपका उत्तर होगा हेल्पोडिप्लो बायोटिक। ठीक है, हेल्पोडिप्लो बायोटिक कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है बीजाणुभिद अवस्था की अंतिम कोशिका है। तो आपको याद रखना है वो है बीजाणु मात्र कोशिका। अगला सवाल है किस पादप के जीवन चक्र में प्रजननकारी रचना बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आपको याद रखना है वो है उपरोक्त सभी में। अगला सवाल है ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में कौन सी रचना प्रभावी एवं विकसित होती है। तो आपका उत्तर होगा युग्मकोद्भिद। अगला सवाल है कभी कभी ब्रायोफाइटा पादप की द्विगुणित कोशिका में सीधे ही नए पौधे के निर्माण को क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा अबीजाणुता। अगला सवाल है इसमें है ना कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो आपको याद रखना है जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उनको तो पढ़ना ही है। वो परीक्षा में 99% आएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो दो तीन बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में 2 पीढ़ियों का अगुणित से द्विगुणित में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है यह कहलाता है हेल्पोडिप्लो बायोटिक। अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है बीजाणुभिद अवस्था की अंतिम कोशिका है। तो अंतिम कोशिका है बीजाणु मात्र कोशिका। तो आपका अगला सवाल है कि ब्रायोफाइटा पादप में क्रमशः युग्मकोद्भिद एवं बीजाणुभिद पीढ़ियों का उद्गम किससे होता है। तो आपका उत्तर होगा बीजाणु एवं युग्मनज से। अगला सवाल है ब्रायोफाइटा का आवास परिस्थिति को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आपका उत्तर होगा मृदा का कटाव कम करता है। अगला सवाल है ब्रायोफाइटा का कौन सा भाग युग्मकोद्भिद का हिस्सा नहीं है। तो आपका उत्तर होगा प्रवारक। अगला सवाल है पौधे में निम्न भाग पाए जाते हैं। तो आप ये निम्न भाग है सुकायत,
जड़, तना एवं पत्तियाँ, भ्रूण, बीज और पीढ़ी एकांतरण। उपरोक्त में से ब्रायोफाइटा के लक्षण चुनिए। तो ब्रायोफाइटा के लक्षण क्या है? ACE। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, वर्षा ऋतु में मांस एक हरे कालीन के रूप में विकसित होकर कुछ रूप से लाभकारी होते हैं। तो आपको याद रखना है, मृदा अपरदन को रोकते हैं। अगला सवाल है, ब्रायोफाइटा को शैवाल से निम्न में से किस आधार पर पृथक किया जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा जननांग बंध्यावरण से ढके हुए। अगला सवाल है कि निम्न में से ब्रायोफाइटा के लिए सही कथन को चुनिए। तो आपका उत्तर होगा युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है तथा बीजाणु के अंकुरण से नया पौधा बनता है। अगला सवाल है कि निम्न में से ब्रायोफाइटा का कौन सा लक्षण असत्य है? तो आपको याद रखना है वह है स्वतंत्र बीजाणुभेद। अगला सवाल है कि सर्वाधिक उपयोगी ब्रायोफाइटा का सदस्य है। तो आपका उत्तर होगा स्पैगनम। अगला सवाल है, ग्रीन मास या हरी मास किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा फ्यूनेरिया को कहते हैं। अगला सवाल है, वर्षा युक्त वनों में अधिपादप के रूप में पाए जाने वाला ब्रायोफाइटा है। तो वह है क्रिप्टोथैलस। अगला सवाल है कि किस समूह का पौधा अगुणित होता है? तो आपका उत्तर होगा ब्रायोफाइटा। अगला सवाल है कि शैवाल एवं ब्रायोफाइटा में अंतर है। तो आपका उत्तर होगा बंध्य कवच का। अगला सवाल है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं क्योंकि उनकी जनन अवस्था को जल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, ब्रायोफाइटा में प्रभावी अवस्था है। तो आपका उत्तर होगा युग्मकोद्भिद। अगला सवाल है कि प्रथम सफल स्थलीय पादप समूह कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा टेरिडोफाइटा। अगला सवाल है, टेरिडोफाइटा को पादप जगत में जंतु जगत के किस वर्ग के समकक्ष माना गया है? तो आपका उत्तर होगा पादप जगत के सरीसृप। अगला सवाल है, टेरिडोफाइटा का गण जिसमें पादप अब पूर्णतया विलुप्त हो चुके हैं तथा इन्हें प्रथम स्थलीय सामान्य पादप वर्ग माना जाता है। तो आपका उत्तर होगा साइलोफाइटेल्स। अगला सवाल है कि भारतीय टेरिडोलॉजी के जनक है। तो आपका उत्तर होगा प्रोफेसर SS बीर। अगला सवाल है, टेरिडोफाइटा शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द टेरोन से बना है जिसका अर्थ है पंख। अगला सवाल है, निम्न में से टेरिडोफाइटा नहीं है। तो आपका उत्तर होगा गिंको। अगला सवाल है, टेरिडोफाइटा में युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रदर्शित होती है। तो आपका उत्तर होगा प्रोथेलस में। अगला सवाल है, पर्ण पादप में सल्क रूपी संरचनाओं को कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा रेमंटा। अगला सवाल है कि टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किस लक्षण में विकसित है? तो आपका उत्तर होगा संवहनोत्तकों में। अगला सवाल है कि अधिकांश टेरिडोफाइटा में युग्मकोद्भिद की पोषण विधि है। तो आपका उत्तर होगा स्वयंपोषी। अगला सवाल है, निम्न में से गुरुपर्णी टेरिडोफाइटा कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा टेरिडियम। अगला सवाल है, मूल, तना एवं पत्ती युक्त पादप कहलाता है। तो आपका उत्तर होगा बीजाणुद्भिद। अगला सवाल है, टेरिडोफाइटा में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो आपका उत्तर होगा बीजाणु निर्माण में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा समबीजाणुकीय है? तो आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा विषम बीजाणुकीय है? तो आपका उत्तर होगा मार्सिलिया। अगला सवाल है, टेरिडोफाइटा में बीजाणु दानी को धारण करने वाला भाग क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा बीजाणुपर्ण। अगला सवाल है, पर्ण में रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? तो आपका उत्तर होगा बीजाणुपर्ण पर। अगला सवाल है, टेरिडोफाइटा के
रंभ में किसका अभाव होता है? तो आपका उत्तर होगा सह कोशिका का। अगला सवाल है टेरिडोफाइटा के रंभ में जाइलम की कौन सी कोशिका का अभाव होता है? तो आपका उत्तर होगा वाहिकाएं में। अगला सवाल है कि अधिकांश टेरिडोफाइटा के पौधों में कितनी ग्रीवानाल कोशिका स्थित होती हैं? तो आपका उत्तर होगा कितनी होती है? 1। अगला सवाल है कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एवं स्पर्मेटोफाइटा में अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? तो आपका उत्तर होगा बीजाणु जन्म के समय में। अगला सवाल है कि निम्न में से किसमें द्विगुणित अवस्था प्रभावी है? तो आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी में। अगला सवाल है कि जाइमल में वाहिकाओं एवं फ्लोएम में सहकोशिकाओं को संपूर्ण अनुपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? तो आपका उत्तर होगा टेरिडोफाइटा का। अगला सवाल है बीजांडों की अनुपस्थिति एवं संवहनीय पादप वर्ग है। तो आपका उत्तर होगा टेरिडोफाइटा। अगला सवाल है फर्न टेरिडोफाइटा में टेरिडोफाइटा से किस रूप से भिन्न है कि इसमें? तो आपका उत्तर होगा गुरुपर्ण। अगला सवाल है टेरिडोफाइटा के तने में निम्न में से किस ऊतक का अभाव पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा वाहिकाएं। अगला सवाल है स्त्रीदानी मादा जननांग के रूप में किसमें पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी में। अगला सवाल है कि टेरिडोफाइटा पादप के तने में किसका अभाव होता है? तो आपको याद रखना है होता है एधा का। अगला सवाल है कि नीचे दो कथन ए व बी दिए गए हैं, दोनों में से सही कथनों का कूट चयन कीजिए। तो आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचारी कहते हैं। बी है जीवन चक्र को पूरा करने में बाह्य जल आवश्यक है। तो इनमें सही कथनों का कूट चयन करना है। तो सही कथन है दोनों ए व बी सही है। अगला सवाल देखते हैं कि प्रथम संवहनीय पादप समूह है। तो आपका उत्तर होगा टेरिडोफाइटा। अगला सवाल है कि कौन से समूह में स्पोर व भ्रूण बनते हैं लेकिन संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा ब्रायोफाइटा में। अगला सवाल है जिम्नोस्पर्म का प्रमुख लक्षण है। तो आपका उत्तर होगा बीज शंकु में बनते हैं। तो आपका अगला सवाल है एंजियोस्पर्म की तुलना में जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या भिन्नता है? तो आपका उत्तर होगा सहकोशिका का अभाव। अगला सवाल है कि जिम्नोस्पर्म में परागण की विधि होती है। तो आपको याद रखना है एनेमोफिली की। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज पाए जाते हैं क्योंकि इनमें अभाव होता है। तो आपका उत्तर होगा फलभीति का। अगला सवाल है कि जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से भिन्न करने का लक्षण है कि जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो आपको उत्तर होगा बीज बिना फल भीति के। अगला सवाल है कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से भिन्न है। तो आपका उत्तर होगा बिना फलों के बीजों का निर्माण। अगला सवाल है कि वे सभी पादप जिनमें बीज बनते हैं परंतु पुष्प एवं फल नहीं बनते हैं, इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो आपका उत्तर होगा जिम्नोस्पर्म में। अगला सवाल है कि जिम्नोस्पर्म में भ्रूण पोष का निर्माण कब होता है? तो आपका उत्तर होगा निषेचन से पूर्व। अगला सवाल है कि जिम्नोस्पर्म में भ्रूण पोष होता है। तो आपको याद रखना है अगुणित। अगला सवाल है जिम्नोस्पर्म में निम्न में से किसका अभाव होता है? तो आपका उत्तर होगा वाहिकाएं का। अगला सवाल है अधिकतर जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। तो आपका उत्तर होगा स्त्रीधारी परंतु पुदानी नहीं। अगला सवाल है जिम्नोस्पर्म में भ्रूण पोष का निर्माण किससे होता है? तो आपका उत्तर होगा गुरु बीजाणु में विभाजन द्वारा। अगला सवाल है जिम्नोस्पर्म के बीजांड में पराग बिंदु क्या है? तो आपका उत्तर होगा बीजांडकाय का स्त्राव। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है? तो आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि जिम्नोस्पर्म में स्थित रेजिन गुहिका बनती है। तो आपका उत्तर होगा अंतराकोशिकीय स्थान के बढ़ने से
व्युक्ति जात गुइका। अगला सवाल है सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, तो आपका उत्तर होगा जेमिया पिंगमिया। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है, तो आपका उत्तर होगा कौन सा है, कैलिफोर्निया का सिकोआ जाइजेंटियम। ठीक है। तो अगला सवाल है आपका कि जिम्नोस्पर्म में फलों का निर्माण नहीं होता है क्योंकि, तो आपका उत्तर होगा इनमें अंडाशय का अभाव होता है। तो आपका अगला सवाल है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा पाइनस की जातियों से। अगला सवाल है कि जिम्नोस्पर्म में गुरु बीजाणुपर्ण की व्यवस्था होती है, तो आपका याद रखना है मादा शंकु के रूप में। अगला सवाल है कि पाइनस में नर शंकु के फटने पर सल्फर की गंध युक्त परागण करते हैं, इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म को बंदर की पहेली कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा आरुकेरिया। अगला सवाल है जिम्नोस्पर्म के बीजांड पर कितने अध्यावरण पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा 1। अगला सवाल है जिम्नोस्पर्म में निम्न में से कौन सी संरचनाएं अवगुणित होती है, तो आपका उत्तर होगा भ्रूणपोष, परागकण एवं गुरु बीजाणु। अगला सवाल है कि एक एंजियोस्पर्मी पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, तो आपका उत्तर होगा फल। अगला सवाल है एंजियोस्पर्म क्या है, तो आपका उत्तर होगा फलधारी ट्रैकियोफाइट्स। अगला सवाल है एंजियोस्पर्म पौधों का मादा युग्मकोद्भिद क्या है, तो आपका उत्तर होगा भ्रूणकोश। अगला सवाल है कि एंजियोस्पर्मी बीजांड की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको याद रखना है हुई है अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी से। अगला सवाल है एंजियोस्पर्म का बीजांड किसके समतुल्य रचना है, तो आपका उत्तर होगा गुरु बीजाणुधानी के। अगला सवाल है एंजियोस्पर्म में अर्धसूत्रण कब होता है, तो आपका उत्तर होगा परागकण बनते समय। अगला सवाल है कि एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में अवस्था परिवर्तन कौन सा क्रम सही है, तो आपका उत्तर होगा परागण, निषेचन, बीज निर्माण और बीजांकुरण। अगला सवाल है कि एंजियोस्पर्म में कौन से ऊतक क्रमशः त्रिगुणित एवं बहुगुणित होते हैं, तो आपका उत्तर होगा भ्रूणपोष एवं टेपिटम। अगला सवाल है कि किसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं रहता है, तो आपका उत्तर होगा जिम्नोस्पर्म में। अगला सवाल है एंजियोस्पर्म का पुंकेसर क्या है, तो आपको याद रखना है यह है लघु बीजाणु पर्ण। अगला सवाल है कि एंजियोस्पर्म के मादा युग्मकोद्भिद का कौन सा केंद्रक अन्य केंद्रकों से भिन्न होता है, तो आपका उत्तर होगा द्वितीय केंद्र। अगला सवाल है कि एंजियोस्पर्म का स्त्री केसर क्या है, तो आपका उत्तर होगा गुरु बीजाणुपर्ण। अगला सवाल है कि निम्न में से मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म कौन है, तो आपका उत्तर होगा मोनोट्रोपा। अगला सवाल है आवर्त बीजियों का पुष्प होता है, तो आपका उत्तर होगा रूपांतरित प्रोरह। ठीक है, रूपांतरित प्रोरह। अगला सवाल है कि आवर्त बीजियों में परागकोश की भित्ति की मोटाई होती है, तो आपका उत्तर होगा 3 से 5 कोशिकीय। अगला सवाल है अधिकांश आवर्त बीजियों में टेपिटम होती है, तो आपका उत्तर होगा स्त्रावी। अगला सवाल है आवर्त बीजियों में टेपिटम स्तर का भविष्य क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा यह परागकणों के परिपक्वन के दौरान लुप्त हो जाती है। अगला सवाल है कि आवर्त बीजियों में परागकण ग्राही व परागकण के विकास को सुगम बनाने का कार्य करने वाली संरचना क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है वह है वार्तिकाग्र। अगला सवाल है कि आवर्त बीजियों में परागण एवं निषेचन के उपरांत होने वाला ये रहा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, हाँ ये वाला है कि आवर्त बीजियों में परागकण एवं निषेचन, वापस पढ़ते हैं, ठीक है,
आवर्त बीजियों में परागकण एवं निषेचन के उपरांत होने वाला घटनाक्रम है। तो आपको याद रखना है वह है, पहले भ्रूण पोष का विकास प्रारंभ होता है तथा इसके उपरांत भ्रूण का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि एंजियोस्पर्म में परागण व निषेचन के उपरांत बीजोल का निर्माण होता है। तो आपका उत्तर होगा अध्यावरण से। अगला सवाल है कि एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन क्रिया के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम है। तो वह है, कौन है? नवासीचन। ठीक है, नवासीचन है। अगला सवाल है कि एंजियोस्पर्म में सामान्यतः परागकोश होते हैं। तो आपका उत्तर होगा चतुष्पीय बीजाणुधनिक। अगला सवाल है आवर्त बीजियों के मादा युग्मकोद्भिद को कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा भ्रूणकोश। अगला सवाल है आवर्त बीजियों में बीजांड सामान्यतः होते हैं। तो आपको याद रखना है, होते हैं प्रतीप। अगला सवाल है कि जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म के भ्रूणपोष में क्या समानता होती है। तो आपका उत्तर होगा निर्माण विधि। अगला सवाल है कि किसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं रहता है। तो आपका उत्तर होगा जिम्नोस्पर्म में। अगला सवाल है कि बीज वहीन फल का निर्माण कहलाता है। तो आपको याद रखना है, कहलाता है अनिषेक फलन। अगला सवाल है कि एंजियोस्पर्म में मादा युग्मकोद्भिद निरूपित करने वाली संरचना है। तो आपका उत्तर होगा भ्रूणकोश। अगला सवाल है एंजियोस्पर्म में परागकोश के स्फुटन के समय परागकण सामान्यतः होते हैं। तो आपका उत्तर होगा द्विकेंद्रिकी। अगला सवाल है खारे जल में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं। तो आपका उत्तर होगा लवणोद्भिद। अगला सवाल है, और ये अंतिम सवाल है कि कौन से एंजियोस्पर्म में वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। तो आपका उत्तर होगा ड्राइमिस में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में क्या है कि थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें पूरे टॉपिक का पूरा सार दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।